आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है जिसमें साहित्य प्रथम पत्र में साहित्य दर्पण हम पढ़ रहे हैं। साहित्य दर्पण में षष्ठम परिच्छेद आपके चल रहा है। षष्ठम परिच्छेद में रूपकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, काव्य के दो स्वरूप बताए गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें यहाँ पर जो मुख्य रूप से षष्ठम परिच्छेद में केवल दृश्य काव्य के बारे में बताया है। दृश्य के लिए कहा गया रूपक की संज्ञा इसको दी गई है, तद्रो पारो पातु रूपकम, ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि जो दृश्य काव्य क्या है वो रूपक है। रूपक अर्थात एक चीज का किसी दूसरी चीज पर आरोप कर देना, उसे रूपक अलंकार एक होता है, उसकी तरह यहाँ पर रूपक का प्रयोग किया गया। और रूपक के लिए कहा गया रूपकम तत्राभिनयम, जहां पर अभिनय हो वही रूपक है। तो दृश्य काव्य को कहा रूपक, और रूपक का मतलब कहा तत्राभिनयम, जहां पर अभिनय किया जाए वो है रूपक। तो जब अभिनय की बात आई तो पूछा अभिनय क्या है, तो अभिनय के लिए कहा आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम आहार्यम चंद्र तारादि सात्विकम तम नमः शिवा। आंगिकम अर्थात यहाँ पर चार बताए गए इसके अभिनय के भेद। कौन कौन से? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अभिनय के चार रूप बताए गए यहाँ पर कि अभिनय जो है चार प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अब आंगिक जो है अर्थात अंग प्रत्यांग उपांगों द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे आंगिक अभिनय कहा। वाचिक अभिनय जहाँ पर वाणी के द्वारा अभिनय जो किया जाता है, वांग्मय शब्द का प्रयोग किया जहाँ पर सभी प्रकार का वांग्मय समाहित हो, वो हो गया आपका वाचिक अभिनय। आहार्य जहाँ पर आपके वस्त्र विन्यास, रूप विन्यास आदि या आपके किसी प्रकार की सहायक अभिनय करने के लिए जो सहायक सामग्रियां जो हैं वो सभी आपका कहना है आहार्य के लिए। अंत में आता है सात्विक। सात्विक अर्थात तम नुमः शिवा। तम नुमः शिवा अर्थात आंगिक, वाचिक, आहार्य होते हुए भी जो अभिनय आप कर रहे हैं उस अभिनय को अपने अंदर आत्मसात कर लेना जो है वो काम है सात्विक का। तो इस प्रकार से अभिनय को चार भागों में बांटा गया। अब यहाँ पर बात आती है आगे अभिनय को करने के लिए रूपक। तो रूपक को फिर बांटा गया 10 भागों में। जो रूपक यहाँ का उस रूपक को 10 भागों में बांटा गया। और उन 10 भागों को क्या कहा? 10 भागों में कहा सर्वप्रथम आता है नाटक, भाण, प्रकरण, इहामृग, अंक, विधि, व्यायोग, समवकार, दिमा, प्रहसन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 प्रकारों से रूपक को बांटा गया। जो रूपक है उसको 10 भागों में बांटा गया। केवल हम लोग जब किसी भी का वर्णन करें तो हम लोग केवल नाटक का ही नाम लेते हैं, लेकिन इन सब का साहित्य दर्पण के षष्ठम परिच्छेद में, जो साहित्य दर्पण है इसके षष्ठ परिच्छेद में इनके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि नाटक और भाण, प्रकरण इनमें क्या अंतर है।
नाटक जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतला आप देखते हैं तो प्रसिद्ध कथानक हो, जो उसका इतिवृत्त है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, वो नाटक की विषय वस्तु में आएगा। अंकों का निर्धारण किया गया, किसमें कितने अंक होने चाहिए, नायक किस प्रकार के होने चाहिए, नायिका किस प्रकार की होनी चाहिए, रस कौन सा होना चाहिए, इन सब के बारे में इन रूपकों में बताया गया है। तो एक धनंजय है कवि, उनका ग्रंथ है 10 रूपक। उस 10 रूपक में इन सब के बारे में अच्छी प्रकार से बताया गया है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है उपरूपक। उपरूपक से पहले रूपक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इन सभी के बारे में संक्षेप से हम जान चुके हैं कि किस प्रकार किसमें कितने अंक होते हैं, कौन सा नायक होगा, कौन सी नायिका होगा, कौन सा रस होगा, इतिवृत्त किस प्रकार का होगा, या संधि इतिवृत्तियां आदि क्या क्या होंगी, वो सब इनके बारे में बता चुके हैं। आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो उपरूपकों के बारे में। उपरूपक हमारे होते हैं 18, अष्टादश उपरूपक होते हैं। उस 18 उपरूपकों में प्रथम जो आता है वो है नाटिका। जो जो हम आगे पढ़ते जाएंगे उनके नाम भी हम आगे जानते जाएंगे। आज सबसे पहले हम इसके बारे में उपरूपक के बारे में ही जान रहे हैं। नाटिका कलृप्तवृत्त्या स्यात् स्त्रियाः चतुरंगिका प्रख्यातो धीरललितः तत्र स्यान्नायको नृपः स्याद् अंतःपुरसंबंधा संगीत व्यावृत्ताथवा नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा समप्रवर्तेत नेताभ्यां देवास्त्रास्येन संकितः देवी भवेत् पुनर्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा पदे पदे मानवते तद्वंशः संगमोद्वयो वृत्तिर्स्यात् केशकी स्वल्प विमर्शा संदेह पुनः। देखिए अब ये नाटिका क्या है इसके बारे में इन्होंने बताया। सर्वप्रथम कहा कि नाटिका जो है वो क्या होना चाहिए। नाटिका के लिए बताया जिसका वृत्त कवि द्वारा कल्पित हो। सबसे पहली चीज इतिवृत्त, वो कैसा होना चाहिए, कवि कल्पित। कवि कल्पित होना चाहिए इतिवृत्त। इतिवृत्त अर्थात जो कथानक है वो कवि कल्पित हो और इसमें स्त्री चरित्र के अधिकाधिक चरित्र हुआ करें। विशेष रूप से जिसका बखान हो वो किसका बखान हो, स्त्री का बखान हो। स्त्री आधारित कथानक होना चाहिए, कवि कल्पित हो और स्त्री पर आधारित कथानक हो। और चतुरंगिका 4 अंकों में होना चाहिए। जो इसका नाटिका का जो इतिवृत्त है उसमें अंक कितने हो, तो चतुरंका चतुर अंक होने चाहिए इसके अंदर। चतुरंकिका क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो अंक हैं 4 अंकों में इसका समावेश होना चाहिए। तो चतुरंका, तो इसको हम 4 अंक होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में बताया प्रख्यातो धीर ललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः। अब जो उसका नायक हो वो नायक कैसा हो, नायक होना चाहिए प्रख्यात वंश का। जो नायक है नायक होना चाहिए धीर ललित। अब ये धीर ललित क्या है, देखिए नायक के 4 भेद बताए गए हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो जो नाटिका का जो नायक हो वो क्या होना चाहिए, धीर ललित होना चाहिए, प्रख्यात वंश का होना चाहिए, प्रख्यात वंश का हो और धीर ललित नायक हो। जिसमें और जो इसमें नायिका जो होगी वो नायिका अंतःपुर से संबंध हो अथवा संगीत में निपुण होनी चाहिए, राजकुलोत्पन्न होना तथा नवानुरागवती कन्या होना अपेक्षित है। जो नायिका होगी
वो राजवंश की होनी चाहिए। नायिका जो होगी वो राजवंश की होनी चाहिए, संगीत आदि गुणों से युक्त होनी चाहिए, जिसको संगीत आदि आए, अर्थात ललित कलाओं से युक्त होनी चाहिए, राजवंश उत्पन्न होनी चाहिए, नव अनुरागवती कन्या होनी चाहिए, जिसके अंदर नया नया प्रेम का अंकुरण हुआ हो, अनुरागवती होनी चाहिए। ऐसा नाटिके की नायिका जो है वो होगी। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज बताई। सबसे पहले इतिवृत्त, कथानक कैसा हो, कवि कल्पित हो, कवि के मन से होना चाहिए, और स्त्री प्रधान होना चाहिए, जिसमें स्त्री के बारे में बात हो। अंक कितने होंगे, 4 अंक इसमें होने चाहिए। नायक जो है धीर ललित प्रख्यात वंश का प्रसिद्ध नायक होना चाहिए, प्रख्यात वंश से जो नायक प्रसिद्ध वंश वाला होना चाहिए, धीर ललित श्रेणी का होना चाहिए। नायक की 4 श्रेणी में जो तीसरे नंबर का धीर ललित। नायिका राजवंश की होनी चाहिए, संगीत आदि में लग्न होनी चाहिए, अर्थात ललित कलाओं से युक्त होनी चाहिए, और अनुरागवती अर्थात उसके अंदर प्रेम अनुराग होना चाहिए। आगे कहा नायक का नायिका के प्रति रतिभाव, देवी अथवा राजमहिषी के भय के अनुविद रूप में प्रकाशित हुआ जाना चाहिए। जो नायक है उसका नायिका के लिए प्रेम भाव, रति भाव जो है वो प्रकट होना चाहिए, और जो राजमहिषी है उससे भय आदि की भी उसको प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। देखो नायिकाओं के जो प्रगल्भ आदि जो भेद बताए हैं उसके लिए यहाँ पर देवी शब्द का प्रयोग किया गया है। जो राजरानी से या कदम कदम पर मान मानती चित्रित की जाती है, वैसी अनुकंपा भी नायक और नायिका का प्रेम मिलन वर्णित होना चाहिए। अर्थात जो इसका इतिवृत्त है उसमें नायक नायिकाओं के प्रेम का वर्णन किया जाना चाहिए। और इसमें वृत्ति जो है वो कौन सी, कैसी की वृत्ति जो है उसकी प्रधानता होनी चाहिए। कैसी की वृत्ति की प्रधानता इसमें होगी नाटिका में। और अंश मात्र विमर्श संधि के साथ संधि चतुष्ट की रचना होगी। जो 5 संधियां हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, वहां पर विमर्श जो है वो अंश मात्र में रहेगा, और उक्त 4 जो संधियां हैं वो पूर्ण रूप से वहां पर समाहित की जाए। अब यहाँ पर आपको उदाहरण स्वरूप में आप समझ सकते हैं, इस प्रकार का वर्णन जहाँ पर हो, इस प्रकार की वृत्ति, नायक नायिका आदि जहाँ पर वर्णन kiए जाएं, ऐसे स्वरूप में अगर आप उदाहरण स्वरूप में देखना चाहें तो नाटिका है, उसका नाम है रत्नावली। नाटिका जिसका उदाहरण स्वरूप में आप देख सकते हैं नाम है रत्नावली। रत्नावली नाम यहाँ पर रखा गया है, राजा उदयन इसका नायक है। यहाँ पर नायक है उदयन, जो कि धीर ललित नायक है। और इस नाटिका में नायिकाएं 2 हैं। एक नायिका जो है जो वासुदत्ता के रूप में है, और दूसरी नायिका जो है वो यहाँ पर रत्नावली, रत्नेशु आवली, रत्नों की आवली जिसने ग्रहण कर रखी है, अर्थात जिसने रत्नों की माला पहन रखी है, उसका नाम है रत्नावली। तो दूसरी नायिका यहाँ पर जो है वो है रत्नावली। इस रत्नावली को सागरिका नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये समुद्र में नाव, जो तूफान आने के कारण जो नाव थी वो समुद्र में डूब गई, और उसके कारण ये सागरिका जो रत्नावली है वो योगेंद्रायण को प्राप्त होती है, तो इसका नाम वो कर देते हैं सागरिका। इसलिए रत्नावली भी नाम है और इसका सागरिका भी नाम है इस नाटिका में। तो उदाहरण स्वरूप में आप ये जान सकते हैं। और एक
ये अब आपका प्रश्न होने का कि रत्नावली है किसकी, तो इनके रचयिता हैं श्री हर्ष इनके रचयिता हैं, किसके, रत्नावली के। दूसरी नाटिका जो है उसका नाम है विद्वत्साल भंजिका। एक और है राजशेखर, कवि राजशेखर की नाटिका है जिसका नाम है विद्वत्साल भंजिका। ये दूसरी रत्नावली सदृश नाटिका है। इसके बाद जो दूसरा, यहाँ तक इसके बारे में हो गया। नाटिका जो है, नाटिका के बारे में मुख्य चीजें हैं कि उसका इतिवृत्त कविकल्पित, स्त्री प्रधान होना चाहिए और उसके अंदर कैसे की वृत्ति का प्रयोग होना चाहिए। नायिका जो है वो प्रसिद्ध वंश की होनी चाहिए, नायक प्रसिद्ध वंश का ललित, धीर ललित नायक होना चाहिए और नायिका जो है उसमें प्रेमानुराग प्रकट किया हुआ दिखाया जाना चाहिए, नवा प्रेमानुराग होना चाहिए। अब उपरूपक का ही दूसरा भेद जो है, उपरूपक के 18 भेदों में जो दूसरा भेद है वो है त्रोटक। त्रोटक के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जो दूसरा भेद है उसका नाम है त्रोटक। तो त्रोटक के लिए कहा गया सप्ताष्टनव पंचांकम दिव्य मानुष संश्रयम त्रोटकम नाम तत्प्राहु प्रत्येकम सविदूषकम। अब देखिए, इसके लिए कहा गया त्रोटक के लिए 5, 7, 8 या अधिक से अधिक 9 अंकों में इसकी रचना की जा सकती है। इसमें देव और मानव दोनों का सममिश्रित इतिवृत्त होना चाहिए और प्रत्येक अंक में विदूषक की उपस्थिति होनी चाहिए। सबसे पहले अंक की बात करते हैं इसमें। तो अंक कितने, 5, 7, 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 अंक हो सकते हैं। इसके जो इतिवृत्त होगा उसमें देव और मानव की कथा होनी चाहिए। देव और मानव का सम्मिश्रण वाला इसके अंदर वृत्त जो है वो होना चाहिए। वृत्त कह दीजिए, इतिवृत्त कह दीजिए, कथानक कह दीजिए, कथा कह दीजिए, वो जो होना चाहिए देव मानव का सम्मिश्रण वाला होना चाहिए। और प्रत्येक अंक में, जो प्रत्येक अंक है उन प्रत्येक अंकों में विदूषक होना चाहिए। विदूषक जो है प्रत्येक अंक में होना चाहिए। विदूषक कौन है इसके बारे में आपको मैं पहले नाटक आदि में बता चुका हूँ। नायक का सहायक होता है, जाति से ब्राह्मण होता है, कार्य इसका हास्य रस उत्पन्न करना होता है और नायक की कहीं ना कहीं सहायता करता रहता है। जैसे कि प्रसिद्ध इसके लिए जहां पर 5 अंकों वाले त्रोटक के रूप में आप देख सकते हैं विक्रम और वशीयम। विक्रम और वशीयम है कालिदास का। कालिदास ने 7 रचनाएं लिखी हैं, उसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक। 7 रचनाएं हैं, उसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 उसके अंदर नाटक हैं। विक्रम और वशीयम, इनकी जो रचना है वो विक्रम और वशी। इसका नायक है विक्रम और नायिका है उर्वशी। कालिदास का प्रसिद्ध, कहने में नाटक बोलते हैं लेकिन ये है त्रोटक। नाटक जो है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम। और सप्त अंक, यहां पर 5 अंक हैं और अगर 7 अंक के रूप में जानना हो आपको तो आता है संस्थित तरंभ। इसमें 7 अंक हैं। 7 अंकों वाला जो है तो 7 अंक और 5 अंक के उदाहरण के रूप में। तो इनकी विशेषता जो है
अन्य चीजें जो त्रोटक आदि की जो विशेषता है कि 5 से लेकर के 9 अंक तक हो सकते हैं। देव या मानुष जो है उनका इतिवृत्त मिला होना चाहिए, मिश्र में होना चाहिए। विदूषक इसमें हर अंक में होना चाहिए। और उदाहरण स्वरूप में विक्रम और वशीयम आपको प्रसिद्ध रूप में जान सकते हैं। कालिदास की रचना है विक्रम और वशीयम। अब आगे है गोष्ठी। तीसरा जो है वो गोष्ठी के रूप में है। तो गोष्ठी के रूप में है तीसरा जो उपरूपक है उसके बारे में। गोष्ठी जो है उसके लिए कहा प्राकृत नवभी कुंभी दर्श विभा अलंकृता नोदता वचना गोष्ठी केस की वृत्ति शालिनी। तो तीसरा जो उपरूपक बताया वो है गोष्ठी, जिसके लिए कहा जिसमें 9 या 10 साधारण श्रेणी के पुरुषों का वर्णन किया जाए और इसमें उदात्त वचन नहीं पाए जाते। इसमें कैशिकी वृत्ति की प्रधानता होगी और इसमें 5 या 6 स्त्री पात्र भी होंगे। संधियों में गर्भ और विमर्श संधि का यहाँ पर स्थान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अपेक्षित जो है वो है काम श्रृंगार को अपेक्षित रूप में रखा जाएगा। और इसकी रचना जो है वो एकांकी होगा। ये एक अंक रूप में ही इसको रखा जाएगा। जैसे कि इससे पहले त्रोटक में 5 से 9 अंक तक था, लेकिन यहाँ पर 1 अंक ही होगा। 5 से 6 स्त्री पात्र होंगे और 9 से 10 पुरुष पात्र, साधारण पुरुष पात्रों का वर्णन किया जाएगा। और काम श्रृंगार की यहाँ पर ज्यादा अभिव्यक्ति बताई जाएगी। इसके उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं रैवत मदनिका। रैवत मदनिका ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं गोष्ठी के उदाहरण में। तो आज के लिए इतना ही। उपरूपक के 3 भेद हम पढ़ चुके हैं, नाटिका, त्रोटक और गोष्ठी। आगे हम अगले भाग में इनसे जो आगे जो और रूपक के भाग हैं उनको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।